टॉपिक डालिए प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर बेल्ट, हाँ, हिंदी में लिखिए वायुदाब पेटी और हाँ, कॉन्टिनेंट 3 ही हुए, अभी 4 बाकी है। एक एक करके कर रहा हूँ, ठीक है ना, उससे, क्योंकि सिर्फ लिखना ही लिखना है ना इसमें। प्रेशर बेल्ट एंड एयर सर्कुलेशन। प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटी, ठीक है। टॉपिक डालिए प्रेशर बेल्ट एंड एयर सर्कुलेशन, वायुदाब पेटी और हवा परिसंचरण, ठीक है। अब प्रेशर बेल्ट, पहले एक डायग्राम बनाइए, फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। ये दिखाई दे रहा है, ये जो डिग्री लिखी है मैंने, ठीक है। चलिए एक बार डायग्राम बना लीजिए। एलपी का मतलब है लो प्रेशर और एचपी का मतलब क्या है, हाई प्रेशर। दोनों डायग्राम बना लीजिएगा। असेंडिंग एयर एंड डिसेंडिंग एयर, आरोही हवाएं और अवरोही हवाएं। हाँ हाँ, कौन सा? वो जो पोल्स पे है, वो लाइन अगर आप सीधी बनाओगे किसी भी स्फीयर पे तो वो तो सर्कल ही दिखेगी ना आपको। अगर आप किसी भी गेंद पे एक सीधी लाइन खींचोगे तो आखिरी में वो सर्कल बन जाएगी ना। ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है ना। ये जो नीचे हवाई आ रही है इसको अवरोही हवाएं कहते हैं, नीचे की तरफ जो आ रही है। हाँ, बना चुके डायग्राम? बना लो।
चलिए ठीक है, बना लिया डायग्राम। अरे यार आराम से बनाओ। चलिए शुरू करें अब, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए जरा, हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर बेल्ट है, वायुदाब पेटियां। एलपी का मतलब है लो प्रेशर, एचपी का मतलब है हाई प्रेशर। एक चीज एक्सप्लेन करना कि इनका रीजन क्या है, यहाँ लो बनने का, यहाँ हाई बनने का, यहाँ लो और यहाँ हाई बनने का रीजन क्या है, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। देखिए टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, इक्वेटर वाले पोर्शन पे आ जाइए, भूमध्य रेखा वाले पोर्शन पे आइए। यहाँ पे टेम्परेचर साल भर ज्यादा रहता है, साल भर ज्यादा रहता है ना टेम्परेचर, तो प्रेशर यहाँ पे कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर बेल्ट है वो किस वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। यहाँ तापमान साल भर अधिक होता है, हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर कैसा मिलेगा? लो। अब पोल्स पे आ जाइए, पोल्स पे जो टेम्परेचर होता है वो साल भर कैसा होगा? लो होता है, तो प्रेशर कैसा मिलेगा? हाई प्रेशर। तो ये भी टेम्परेचर और एलपी भी टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो तीन जो बेल्ट है वो किसकी वजह से है? तापमान की वजह से। अगर तापमान अधिक होता है तो प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर, और अगर तापमान कम होता है तो प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर। तो तीन बेल्ट समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट, अब जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो एयर होती है वो भी भूमि के साथ साथ ऊपर उठने लगती है। ठीक है, जो एयर होती है वो गर्म होगी। यहाँ पे इक्वेटर पे जितनी भी हवाएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी? गर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है? ज्यादा है। अब जो भी गर्म हवाएं होती है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग एयर। ठीक है, तो इक्वेटर पे जितनी भी हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। और ठीक है, हर एक हेमिस्फीयर में आधी हवाएं इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई और आधी सदन में। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हवाएं ऊपर जाके थोड़ी देर बाद नीचे उतरना शुरू होती हैं। ठीक है, नीचे उतरना शुरू होती है और इसे हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग एयर। डिसेंडिंग एयर। तो ये हमेशा याद रखना, अगर किसी स्थान से हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी तो वहां प्रेशर लो प्रेशर बनेगा, और जिस स्थान पे नीचे की ओर उतरेंगी वहां पे कैसा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर। तो ये भी जहां से इक्वेटर से जो भी हवाएं राइज हुई थी वो कहां उतरना शुरू हो रही हैं? कौन से डिग्री पे? 25 से लेके 35 के बीच। 25 से लेके 35 के बीच। तो जब हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं तो कैसा प्रेशर बनाएंगी? हाई प्रेशर। क्योंकि वो रश कर रही हैं, कुछ फोर्स लगाएंगी ना वो नीचे की तरफ, तो फोर्स लगाएंगे मतलब प्रेशर होगा। तो ये वाला बेल्ट और ये वाला बेल्ट हाई प्रेशर क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द डिसेंडिंग एयर। किसकी वजह से? अवरोही हवाओं की वजह से। अवरोही हवाएं यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, तो यहाँ प्रेशर कैसा बन रहा है? हाई प्रेशर। क्लियर? तो 5 बेल्ट क्लियर हो गई। ठीक है, एक टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एयर गर्म हुई, गर्म होने से ऊपर की ओर उठी, ऊपर उठने के बाद आधी नॉर्दर्न में, उत्तरी गोलार्ध में, आधी दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ पे जाके सेटल हुई, मतलब नीचे की ओर आना शुरू किया। ओके, तो नीचे की जब ओर आएगी तो कैसा प्रेशर बनाएंगी? हाई प्रेशर। तो हमेशा डिसेंडिंग एयर कैसा प्रेशर बनाती है? हाई प्रेशर, और असेंडिंग एयर लो प्रेशर। आप कहीं से हवाओं को निकालोगे तो वहां क्या होगा? प्रेशर लो बनेगा ना। और अगर कहीं आप हवाओं को डाल रहे हो उस स्थान पे तो प्रेशर कैसा बनेगा? हाई बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब 2 बेल्ट और बच गया। ठीक है, ये वाला लो प्रेशर और ये वाला लो प्रेशर, दोनों लो है। इनका लैटिट्यूड कितना है? 60 से लेके 65। ये भी 60 से लेके 65। ये बस नॉर्थ में और ये साउथ में। अब देखिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके साथ जितनी भी हवाएं होती हैं वो भी घूमना शुरू करती हैं। ठीक है, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जब पृथ्वी घूमती है तो वो अपने साथ जितनी भी हवाएं होती हैं उनको भी रोटेट कराती है, और इसी फोर्स को हम, ये जो बल है जो हवाओं को घुमाता है, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, हम कहते हैं कोरियोलिसिस बल। कौन सा बल? कोरियोलिसिस। एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सबसे पहले दिया था। कौन सा बल है? कोरियोलिसिस बल। तो कोरियोलिसिस बल इक्वेटर पे 0 होता है, इक्वेटर पे 0 होता है, और आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे कोरियोलिसिस बल बढ़ना
शुरू हो जाता है, ठीक है, और पोल्स पे ये मैक्सिमम मिलेगा आपको। ये भी क्वेश्चन आता है कि कोरियोलिसिस फोर्स जीरो कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे, और पोल्स पे कितना होता है, मैक्सिमम। अब जैसे इक्वेटर पे कोरियोलिसिस बल जीरो है, ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे 60 और 65 आते आते कोरियोलिसिस बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, 60-65 आते आते। और कोरियोलिसिस बल क्या करता है कि हवाओं को अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। तो किसी स्थान से अगर हवाएं हट रही हैं, ठीक है, तो वहां प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर, क्योंकि वहां से हवाएं रश हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, हट रही है ना हवाएं, किसकी वजह से, कोरियोलिसिस बल की वजह से। तो ये जो 7 बेल्ट दिख रहे हैं आपको, उनके अलग अलग रीजन है बनने के। 3 का रीजन है टेम्परेचर, ठीक है, 2 का रीजन है डिसेंडिंग एयर, ठीक है, और एलपी और एलपी का यहाँ पे रीजन है कौन सा बल, कोरियोलिसिस बल, ठीक है। तो ये बेल्ट समझ में आ गया, क्यों बन रहे हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो इन्हीं बेल्ट के आगे उनके कारण भी लिख लो कि वो क्यों बन रहे हैं। तो इसका तापमान हो गया कारण, ठीक है, नीचे वाले का भी तापमान हो गया, इसका भी तापमान, इसका हो गया दोनों का डिसेंडिंग एयर, और इस वाले का कोरियोलिसिस फोर्स। विंड की स्पीड से ही तो कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा हुआ तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसीलिए जब डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो वो स्पीड ज्यादा होगी उनकी, इसलिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और प्रेशर वो तो करेंगे, लेकिन जैसे मूव कर रही है, हाँ हाँ, स्पीड नहीं, जैसे आप कौन सा बेल्ट की बात कर रहे हो, कौन से बेल्ट की बात कर रहे हो इसमें, सब हाँ ठीक है, फिर बोलिए क्या है क्वेश्चन, आंधी वगैरह, ठीक है। हाई प्रेशर में ज्यादा है, लो प्रेशर में कम है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो कंसेप्ट है ना, इससे एक बड़े एटमॉस्फेयर में एक फेनोमेना होती है जिसको हम साइक्लोन्स कहते हैं, साइक्लोन्स। तो ये लो प्रेशर बेल्ट, ये सब जब आपको समझ में आ जाएगा तो मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। टाइफून क्यों आते हैं, बिल्कुल मोशन के हिसाब से, ये भी लो प्रेशर की वजह से बनते हैं, हाई प्रेशर की वजह से, तो वो हम करेंगे साइक्लोन्स, ठीक है, चक्रवात जिसे कहते हैं हिंदी में। क्या क्या किसने कहा, नहीं नहीं, रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे होती है, रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल, क्योंकि ये एक पॉइंट है, आपने रोटेशनल स्पीड का टॉर्क पढ़ा होगा फोर्स में, ठीक है, तो अगर आर्म बहुत ज्यादा बड़ी हो, ठीक है, तो वहां पे फोर्स सबसे, तो ये एक पॉइंट है, एक पोल्स क्या है, एक पॉइंट, एक बिंदु है, तो एक बिंदु यहाँ पे फोर्स सबसे अधिक लगेगा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्म है, ठीक है, तो इस पे मिनिमम मतलब 0 लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नहीं नहीं, आंधी वांधी का इससे कंसेप्ट नहीं है, ये प्रेशर बेल्ट अलग है, ठीक है, आंधी का उससे नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो रोटेट करता है वो उतनी हाई स्पीड से नहीं रोटेट करता, आप जैसे सोच रहे हो, ये साल भर हवाएं चलती रहती हैं, और साल भर आंधी आती है क्या, नहीं आती। तो आंधी आना और ये सब जो चक्रवात आना, ये स्पेशल केस होते हैं इनके। चलिए, ये बना चुके डायग्राम, ये समझ में आ गया, ठीक है, इन्हें क्या क्या कहा जाता है। अब इनके डायरेक्शन ये बना चुके हो ना, मिटा दो इसे, ये लिख लीजिए जरा, कोरियोलिसिस बल ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर 0। और ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है, उनके नाम पे ही रखा गया है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल यहां लिखा हुआ है, कोरियोलिसिस बल ध्रुवों पे सबसे अधिक, ध्रुवों पर, पोल्स पे सबसे अधिक, और भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर सबसे अधिक, और भूमध्य रेखा पर 0 लगता है, ठीक है, भूमध्य पे कितना होता है 0, और सबसे अधिक किस पे, पोल्स। कोरियोलिसिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, या 0 एट इक्वेटर, मिनिमम या 0 एट इक्वेटर। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ है, तो ध्यान से इसे,
अब चलिए देखिए, ये प्रेशर बेल्ट याद है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि जितनी भी हवाएं होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेंगी। तो ये डायरेक्शन होगा। ये अभी बनाना मत। हाई प्रेशर से कहां बना रहा हूं सारे एरो? लो प्रेशर की ओर। ठीक है। अब क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है, तो इसके खिलाफ जितनी भी हवाएं होती है वो भी इसके साथ में रोटेट होना शुरू हो जाती है। मतलब ये सीधी इनकी डायरेक्शन नहीं होगी। ये जो मैंने एरो बनाया है वो सीधा नहीं होगा, कैसा होगा? थोड़ा सा टेढ़ा होगा। अब वो कैसा? जितनी भी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हवाएं होंगी वो अपने राइट साइड टर्न कर जाती है। किस साइड? राइट साइड। ओके। और जितनी भी सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं होती हैं वो हमेशा अपने लेफ्ट साइड टर्न करती हैं। अब एक चीज काम करिए, एरो की डायरेक्शन में अपना फेस कर लो। एरो की डायरेक्शन में आपका राइट साइड कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पोर्शन आएगा, राइट। ठीक है। तो कैसे ये होगा? डायरेक्शन राइट आ रहा है, ठीक है। इसमें आप एरो की डायरेक्शन में अपना फेस कर लिया, लेफ्ट कौन सा आ रहा है? ये पोर्शन। तो ये डायरेक्शन क्लियर हो रहा है। इसमें एरो की डायरेक्शन में फेस किया, राइट साइड कौन सा आ रहा है? ये वाला। तो कैसे बेंड हो जाएंगी? टर्न। क्लियर है, ठीक है। यहां पे राइट साइड करिए, कैसा हो जाएगा? राइट, ये वाला पोर्शन। क्लियर है, ठीक है। यहां पे भी सेम फंडा लगेगा। तो समझ गए ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस साइड टर्न होती है? राइट साइड। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। अब जो टर्न होके जो डायग्राम बन रहा है वो मैं बनाने जा रहा हूं, वो फाइनल आप बना लेना। ये लिख लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में राइट टर्न, ठीक है। ये डायरेक्शन बना लीजिएगा। बना चुके डायग्राम? नहीं, बना लो जल्दी। सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा लेफ्ट टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट टर्न। उस रूल के हिसाब से करेक्ट आ रहा है आंसर? करके देखा? एरो की डायरेक्शन में आप अपना फेस करना हमेशा, और जो भी आए डायरेक्शन उस साइड टर्न कर देना। और एयर हमेशा हाई प्रेशर से किसकी तरफ बढ़ती है? लो प्रेशर की ओर।
लो से हाई कैसे पहुंच जाएगी? उल्टा पोटेंशियल जहाँ मिलेगा वहीं होगा ना। हाई जहाँ पे होगा वहाँ पे लो की तरफ रश करेगी ना, वहाँ गैप मिलेगा उसे। ये कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो विंड है, ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बह रही है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इन हवाओं को, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अगला नीचे वाला कौन सा है डायरेक्शन, जरा बताओ? साउथ ईस्ट। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इसका नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, व्यापारी पवने। पहले इन हवाओं का यूज किया जाता था जो शिप्स होती थी, ठीक है, सेल करने के लिए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? ट्रेड विंड्स, व्यापारी पवने। ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अब ये जो डायरेक्शन, ये किधर की तरफ से? नॉर्थ वेस्ट कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि लैटिट्यूड से आप ऊपर जा चुके हो, तो ये वेस्ट से फ्लो कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन है ये। इसका नाम क्या हो जाता है? वेस्टर्लीज। इनको पछुआ हवाएं कहा जाता है, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, ये मिटाना पड़ेगा। कौन सी वाली? ये तो मैंने क्या लिखा है? ये कहां से फ्लो कर रही है, ये कह रहा हूं मैं। साउथ से और ईस्ट की डायरेक्शन से आ रही है। ये ईस्ट है ना, तो साउथ ईस्ट हुआ ना। वो नहीं देखना कहां से फ्लो हो रही है, स्टार्टिंग देखना, आप एंड देख रहे हो, ठीक है। ये वाला कौन से डायरेक्शन से? वेस्ट से फ्लो हो रही है, तो इसका नाम क्या हो गया? वेस्टर्लीज। इसको पछुआ कहते हैं, पछुआ हवाएं, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज को पूर्वैया हवाएं कहते हैं। गांव में सुना होगा आपने कई बार, पछुआ हवाएं और पूर्वा। पूर्वैया उसे कहते हैं ऊपर वाले को, ईस्टर्लीज को पूर्व से। गांव में सुना होगा ना, पछिया, शॉर्ट में लोग पछिया कह देते हैं और पूर्वैया के गांव में बिल्कुल सेम है, नीचे भी सेम है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो सदर्न में है। तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? वेस्टर्लीज। और इसका नाम हो जाएगा ईस्टर्लीज। डायरेक्शन के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, व्यापारी पावने, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। हाँ बिल्कुल, जो नॉर्दर्न में है वही। ये सेकंड से। हाँ हाँ बिल्कुल सेम है, जो नॉर्दर्न में लिखा है ना वो सदर्न में कर दो, सेम है, ठीक है। ये लिख चुके हैं। अब ये जितनी भी विंड्स है ना, ये साल भर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ये जितनी भी विंड्स हैं वो साल भर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट विंड कहा जाता है, क्योंकि साल भर ये अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदलती, ठीक है। ये साल भर एक ही प्रेशर बेल्ट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? परमानेंट विंड, ठीक है। तो ये जितनी भी है क्या है? स्थायी पवन है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। लिख लो एंड में, ऑल these winds are known as permanent winds. All these winds are known as permanent winds. सभी पवनों को, इन सभी पवनों को स्थायी पवने कहा जाता है, परमानेंट विंड। और स्थायी पवने क्यों कहा जाता है? क्योंकि साल भर एक ही डायरेक्शन में एक ही बेल्ट में फ्लो करती है, परमानेंट है ये, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। स्थायी पवने, इन सभी पवनों को स्थायी पवने कहा जाता है, ठीक है। इधर से इधर बहती हुई है। किधर से किधर? पूरब से पश्चिम। कौन सी वाली? सबके अलग अलग डायरेक्शन है ना। भाई इधर चले इधर ही जाएगी ना। क्या खा के आए हो रात को? कुछ? अभी शिवरात्रि दूर है, होली भी दूर है, न्यू ईयर भी निकल गया।
26 जनवरी की देश आज़ाद हुआ, क्या आज़ाद नहीं है? संविधान बना इसलिए, संविधान की खुशी में। अब शांत रहोगे कि बाहर कर दो? पता क्या चलेगा, ऐसे बताइए, बाहर मत पता तो चलना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें लिखिए। अब देखिए ये जितने भी विंड्स हैं वो परमानेंट विंड्स हैं, इसके अलावा भी कुछ लोकल विंड्स होती हैं। अगला टॉपिक डालिए, लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। लोकल विंड्स, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ हवाएं होती हैं वो विश्व के कुछ ही भाग में पाई जाती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? लोकल विंड्स। स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें, उसमें पहली पवन का नाम है हेर्मेटन। लोकल स्थानीय पवनों में सबसे पहली पवन का नाम क्या है? हेर्मेटन। और हेर्मेटन का डायरेक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट से पश्चिम की ओर बहती है, सहारा रेगिस्तान में। कौन से रेगिस्तान में? सहारा। और इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट से पश्चिम की ओर, सहारा। इसके आगे लिखिए, इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। ये स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। और हेर्मेटन को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर विंड्स। हेर्मेटन नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट, सहारा डेजर्ट, और इसे किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड, सिंपल सा रीजन है यार। देखो जितनी भी कुछ हवाएं होती है हम कहते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, तो ये जब हवाएं सहारा डेजर्ट में फ्लो करती है तो वहां के लोग ये कहते हैं कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, तो इसका नाम क्या है? डॉक्टर विंड। ये क्वेश्चन आ चुका है, किस हवाओं को डॉक्टर विंड कहा जाता है? आंसर हेर्मेटन। दूसरी हवा का नाम लिखिए, चिनूक। चिनूक, ये यूएसए में है। चिनूक यूएसए। दोनों गर्म हवाएं हैं। चिनूक भी वार्म विंड है और हेर्मेटन भी वार्म। अगली विंड लिखिए, तीसरी विंड का नाम है सिरोक्को। हाँ वार्म विंड है, ठीक है, चिनूक। अगला लिखिए सिरोक्को, और ये फ्लो करती है सहारा से इटली की ओर। सहारा से इटली की ओर सिरोक्को हवाएं, सहारा रेगिस्तान से किसकी तरफ? इटली की तरफ। अब ये हवाएं जब फ्लो करती है तो अपने साथ रेगिस्तान के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी लेके जाती हैं, ठीक है, रेड कलर के पार्टिकल, और वो वर्षा के साथ जब गिरते हैं तो उस रेन को कहा जाता है ब्लड रेन। क्या कहा जाता है? ब्लड रेन। किस नाम से जानी जाती है? ब्लड रेन, सिरोक्को। क्या गर्म क्यों नहीं फ्लो कर सकते? हाँ तो उसके बाद प्रेशर डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऊपर एक बार राइज हो गई सहारा के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रेशर गैप मिला, यहाँ मान लो लो प्रेशर बन रहा है गर्मी की वजह से, तो ये उसकी तरफ रश कर जाएंगी। सहारा बहुत गर्म है, राइज हुई, गर्म होने की वजह से यहाँ लो प्रेशर मिला तो उसकी तरफ रश कर जाएंगी। हवाएं हमेशा प्रेशर जहाँ लो मिलता है वहाँ रश कर जाती है। तो सिरोक्को भी एक वार्म विंड है, गर्म हवा है। क्या ब्लड रेन क्यों कहते हैं? अच्छा देखो, सहारा डेजर्ट से रेड कलर के जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं इनको ये उड़ा के लेके जाती है इटली में, और ये जब वर्षा के साथ गिरती हैं तो ये रेड कलर की अपीयर होती हैं।
ठीक है, और जो इसलिए नाम क्या पड़ गया, ब्लड रेन। अगला लिखिए, अगली विंड का नाम है ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड, और ये यूएसए में फ्लो करती है, और ये कोल्ड विंड है, ठंडी हवा है, कोल्ड विंड। नेक्स्ट हवा का नाम है बोरा। बोरा हवाएं इटली में, और ये कोल्ड विंड है। एक हमारे यहाँ भारत में भी बहती है, उसका नाम क्या है, लू। ये तो वो भी खतरनाक, लू। तो लू भी लोकल विंड में ही आती है, जो भारत में ही मिलेगी आपको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। देखिए, इसके अलावा मैंने बहुत सारी बैकफिस्टर, फोहेम, बहुत सारी हवाएं स्किप की हैं, यही इंपॉर्टेंट है इनमें से। अब सारी मैं आपको 50 लिखवा दूं, उसमें से एक भी चलिए। आपको जब मॉनसून में पढ़ाऊंगा ना क्लाइमेट, तो मॉनसून भी एक कौन सी विंड है, सीजनल विंड। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो ठंडी है। ये ग्रीनलैंड की तरफ से आती है, ग्रीनलैंड जो ठंडा है, यहाँ से कनाडा और यूएसए में एंटर करती है, ब्लिज़ार्ड। ठीक है, अरे तो वार्म ही लिखते हैं उसको, हॉट ही नहीं लिखते। वार्म का मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये इसमें से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सिरोक्को, हैरमेटन, चिनूक, तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैरमेटन, चिनूक और सिरोक्को। हैरमेटन का आपके एग्जाम में डायरेक्शन भी पूछा जा चुका है, कौन सा डायरेक्शन से फ्लो करती है, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ। उसमें लेकिन नॉर्थ नहीं था, उसमें सिर्फ ईस्ट से वेस्ट था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट। लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन उसका नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ है।